स्वागत है सभी का मैं इस नई सीरीज़ में। इसमें हम करंट अफेयर से डील करेंगे और ये आपका रेगुलर बेसिस पे आएगा और आपका जो भी अपकमिंग यूपीएससी एग्ज़ाम्स या कोई भी स्टेट पीसीएस है ना, उसमें इसमें जो भी टॉपिक्स कवर किया जाएगा वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम जो भी बताएंगे ना, उसको प्लीज़ आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा और एक अपने से एक प्रिसाइज नोट बना के रखिएगा, जिससे आपको रिवीजन में आगे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, तो देखिए सबसे पहला हम लोग का न्यूज़ क्या है। So, Ministry of Corporate Affairs (MCA) has invited public feedback on the Digital Competition Law Committee's report, which proposes a new ex-ante Digital Competition Act to regulate Big Tech. अब Big Tech में क्या क्या आ जाता है, तो इसमें आपका समझिए मेटा, क्लियर, Amazon, व्हाट्सएप, ठीक है, व्हाट्सएप, ये सब आपका बिग टेक में आ जाता है, क्लियर। द कमिटी रिव्यूड द कंपनीज कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 to address new challenges in the digital economy. Rising global concerns over big tech's anti-competitive practices have called for stronger regulatory measures for big tech like देखें गूगल, मेटा, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट एंड एक्स, ठीक है। अब इसमें बेसिकली है क्या, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि ये बिग टेक का जो रेगुलेशन है ना, ये ज़रूरत क्यों है इसका। तो सबसे पहले तो कंपटीशन एक्ट जो है ना, ये 2002 को इसको रेगुलेट किया गया है, ठीक है, रिव्यू किया गया है और इसमें कुछ चेंजेस ले आके फिर अभी इसको पास कराया गया। अब ये बेसिकली ना देखिए यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आप लोग यहाँ से अब नोट डाउन कीजिएगा थोड़ा। तो सबसे पहला तो नीड क्या है इस रेगुलेशन का, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है हम लोग का, तो सोवरेंटी यहाँ पे हम लोग का इशू हो रहा है, ठीक है। सोवरेंटी में इशू आ रहा है या थ्रेट हो रहा है टू सोवरेंटी थ्रेट, क्लियर। अब ये क्यों हो रहा है, तो बेसिकली जो यूज़र्स का डेटा है ना, यूज़र्स के डेटा को मिसयूज़ किया जा रहा है यहाँ पे। यूज़र्स डेटा मिसयूज़, क्लियर। यूज़र के डेटा को मिसयूज़ किया जा रहा है कैसे, तो इलीगली ना, इलीगली कलेक्ट करके उसको ट्रांसमिट किया जा रहा है थ्रू इलीगल मीन्स, ठीक है। ट्रांसमिट किया जा रहा है किसको, डेटा को इलीगल मीन्स से उसको सर्वर के थ्रू ना ट्रांसमिट किया जा रहा है। कहाँ पे ट्रांसमिट किया जा रहा है, तो अदर कंट्रीज़ में, अदर कंट्रीज़ में। और ये कौन कर रहे हैं, तो बिग टेक। बिग टेक में कौन आ जा रहा है, जैसे कि गूगल, ठीक है, मेटा। अब ये सबसे बेस्ट एग्जांपल आप लोग देखे होंगे, जैसे आप लोग अगर स्मार्टफोन जो यूज़ कर रहे हो ना, उसमें अगर कोई भी आप किसी भी चीज़ के बारे में, अगर जैसे सपोज़ आप होटल होटल अगर आप किसी के बारे में बात कर रहे हो आप आपस में, तो आप नेक्स्ट मोमेंट में देखो कि आपका जब भी आप कुछ भी लॉगिन करोगे सोशल मीडिया, उसमें आपको होटल्स का रिकमेंडेशंस आने लगता है। तो सब बेसिकली क्या हो रहा है, आपका जो डेटा है वो इलीगली ट्रांसमिट किया जा रहा है दूसरे कंट्रीज़ में और फिर वहाँ से वो लोग इसको हैंडल करके देन आपको एड्स वगैरह शो कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग का नेटवर्क में इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, नेटवर्क को इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। अभी नेटवर्क इफेक्ट कैसे कर रहा है, तो बेसिकली क्या कर रहा है ना इसमें, तो बिग टेक क्या कर रहा है, फास्टली ग्रो कर रहा है यूजिंग नेटवर्क इफेक्ट। मतलब कि क्या हो रहा है, जितना ज़्यादा ये लोग क्या कर रहे हैं ना, यूज़र्स को, मोर यूज़र्स को ये लोग इनकलकेट कर रहा है अपने अंडर में, ठीक है। सो उससे क्या होगा, उनका जो भी डेटा रहेगा ना वो स्ट्रांग बनेगा और न्यू प्लेयर्स को compete करने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो नेटवर्क ये लोग इफेक्ट कर रहे हैं, कौन, बिग बिग टेक जो है ना, वो लोग नेटवर्क इफेक्ट कर रहे हैं इससे। देन कम्स अपना जैसे कि चैट जीपीटी, फॉर एग्जांपल अगर हम आपको बता दें, फॉर एग्जांपल आप लोग इसको आप देख सकते हो। चैट जीपीटी जो है ना, ये बोला जा रहा है जब ये स्टार्ट हुआ था ना, तो स्टार्ट होने के जस्ट 2 महीने के अंदर में, विद इन 2 मंथ्स, ठीक है, ये क्या किया था, 100 मिलियन यूज़र्स को यूज़र्स बना लिया था अपना, 100 मिलियन यूज़र्स, ठीक है। तो जस्ट 2 महीने के अंदर में, और ये जिसके कारण क्या हो रहा है ना, ये 6 ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप 7 1 ट्रिलियन कंपनीज में आ गया था ये चैट जीपीटी, क्लियर। अब इसमें उसके बाद हम लोग का थर्ड इशू क्या आ जाता है, या थर्ड नीड क्या है हम लोग का, तो सबसे इसमें हम लोग देख सकते हैं रेवेन्यू लॉस हो रहा है, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लॉस हो रहा है, ठीक है, टू एक्सचेकर्स। अब इसका मतलब क्या हो रहा है, तो बेसिकली इसमें देखिए जो इंडिया है ना, वो $10 जो है ना, वो लॉस कर रहा है एनुअली। किस लिए, क्योंकि टैक्सेस को अब्यूज़ किया कर रहा है ये बिग टेक कंपनीज, टैक्स अब्यूज़ के कारण, ठीक है, बाय मल्टीनेशनल कंपनीज। तो इसके कारण क्या कर रहा है ना, इंडिया क्या किया है, अब इसको काउंटर करने के लिए इंडिया क्या किया है,
तो 6% इक्वलाइजेशन टैक्स लगा दिया, इक्वलाइजेशन लिवाई कर दिया है। 2016 में ये चीज़ हुआ था, स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो और लेकिन ये 2016 में एक बार लिवाई किया गया था, लेकिन फिर अभी इसको क्या किया गया है, रिमूव कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग का और एक एग्जांपल इसमें, जैसे कि हम बता देते हो, एक बेस इरोजन करके एक कंपनी था, ठीक है। तो वो अपना प्रॉफिट को मूव करने के लिए क्या किया, जो नो टैक्स कंट्रीज रहता ना, उसके बाद बिजनेस स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण जो है जो टैक्सेस है इंडिया में वो रिड्यूस हो गया था। ये कौन सा कंपनी था, तो बेस इरोजन कंपनी, ठीक है, एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, ठीक है। कंपनी जो है ये करते हैं, क्या करते हैं इसमें कंपनीज लोग, क्या करते हैं ना इसमें, जैसे कि जिस कंट्री में आपका कम टैक्स रहता है, या जहाँ पे टैक्स इवेजन कंट्रीज जो रहता है ना, वहाँ पे जाके वो लोग डील साइन कर लेते हैं, जिसके कारण इंडिया को जो है टैक्सेस में प्रॉब्लम आता है, ठीक है, टैक्सेस कलेक्ट करने में। उसके बाद हम लोग का अगर देखा जाए फोर्थ पॉइंट में, तो हम लोग का डेटा का प्रीवेसी हो रहा है, ठीक है। डेटा प्रीवेसी एंड साइबर सिक्योरिटी रिस्क, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी रिस्क। अब इसमें आप लोग सोचिए थोड़ा सा, कि जैसे कि यहाँ पे हम आपको जो एग्जांपल बताए थे ना, कि जो हम लोग का डेटा का मिसयूज़ किया जा रहा है, उसके कारण हम लोग का तो साइबर सिक्योरिटी रिस्क भी आ रहा है। अब हम लोग का सपोज़ एक एग्जांपल दिया जाए, यूपीआई जो है ना, इसका अगर सर्वर एनी हाउ कोई भी दूसरा कंट्री अगर हैक कर ले रहा है ना, तो सोचिए आपका जितना भी बैंक स्टेटमेंट्स रहेगा, बैंक रिकॉर्ड्स रहेगा ना, वो सब बेसिकली एक बार में आपका सब दूसरे कंट्रीज़ के पास डेटा चला जाएगा। तो ये भी एक इशू है, जिसके कारण हम लोग को जो बिग टेक कंपनीज है उस पर थोड़ा बहुत रेगुलेशंस लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसका देखिए अब इसमें चैलेंजेस क्या आ जाता है हम लोग का, बिग कंपनीज को चैलेंजेस क्या आता है, ठीक है। तो अगर चैलेंजेस का बात किया है ना, सबसे पहला क्या है, यहाँ पे रेगुलेटरी वैक्यूम क्रिएट होता है, रेगुलेटरी वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अब ये रेगुलेटरी वैक्यूम है क्या, तो कंपटीशन एक्ट जो हम लोग ऊपर देखे थे ना, कंपटीशन एक्ट 2000 कितना था, 2 था, ठीक है। तो ये किस पे वर्क करता है, एक्स पोस्ट फैक्टो, ठीक है, एक्स पोस्ट मॉडल पे ये काम करता है। मतलब क्या हो रहा है हम लोग का, कि कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर हो ना, तो ये उसके बाद ये एक्ट होगा, स्टार्ट होगा, ठीक है। उससे पहले कोई भी चेक नहीं रहेगा, तो जिसके कारण हम लोग का रेगुलेटरी वैक्यूम या गैप क्रिएट हो रहा है, ठीक है। मतलब कि अगर कोई बिग टेक कंपनी अगर वो कुछ गलती कर दे रहा है, उसके बाद फिर कंपटीशन एक्ट 2002 जो है ना ये लागू होगा, उससे पहले उसके ऊपर कोई भी चेक्स या मेजर्स नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। देन कम्स अपना इन्फोर्समेंट का लैग हो रहा है, इन्फोर्समेंट लैग, क्लियर। इसमें क्या हो रहा है, जो कोई भी हम लोग का बिग टेक रेगुलेटिंग कंपनीज है ना, जैसे कि सपोज डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट हो गया 2025, जो अभी भी इन्फोर्स होना बाकी है, ये सब में डिले हो रहा है, ठीक है। ये सब जो डिले इसमें हो रहा है हम लोग का, तो DPDRA, ठीक है। DPDRA क्या हो गया हम लोग का, तो डिजिटल, ठीक है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2025 में ये इशू होने वाला है, लेकिन इसमें कुछ डिले हो रहा है, जिसके कारण इन्फोर्समेंट लैग हम लोग को देखने को मिल रहा है, क्लियर। देन हम लोग का आ जाता है थर्ड नंबर में, हम लोग क्या चैलेंजेस देख रहे हैं, ठीक है। आ जाता है हम लोग का एम्बिग्विटी ऑफ लॉ, एम्बिग्विटी ऑफ लॉ, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है हम लोग का, तो जैसे कि जो इसमें एक एग्जांपल बताते ना, एक्स आप लोग सभी लोग जानते होंगे एक्स क्या है, ठीक है। पहले ट्विटर था, अभी इसका न्यू नेम एक्स हो गया। तो ये क्या किया है ना, अभी गवर्नमेंट के ऑर्डर को चैलेंज कर दिया है, गवर्नमेंट ऑर्डर को चैलेंज किया है। किस लिए चैलेंज किया है, तो एक कंटेंट को जो है ना उसको रिमूव करने के लिए, जो कि सेक्शन 79 क्या चैलेंज किया, टू रिमूव कंटेंट बाय इन्वोकिंग सेक्शन 79 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज बी, ठीक है। अब इसको इन्वोक करने के लिए बोल रहा है कौन, एक्स, ठीक है। गवर्नमेंट के ऑर्डर को चैलेंज कर दिया है, और इंस्टेड ऑफ, ठीक है, गवर्नमेंट एक्चुअल में क्या किया, सेक्शन 69A ऑफ आईटी एक्ट को इन्वोक किया है,
बट एक्स जो है इसको चैलेंज करके बोल रहा है कि नहीं, उसको इन्वोक नहीं करके सेक्शन 79 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज बी को इन्वोक करने के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है बेसिकली ना, तो जो एक्स जो है उसको अपोज कर रहा है किसको, सेंटर के न्यू सहयोग पोर्टल को। सेंटर जो है ना, ये क्या किया है, सॉरी, सेंटर सहयोग पोर्टल एक लॉन्च किया है, सहयोग पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है। तो अब इस सहयोग पोर्टल में क्या है, तो ये गवर्नमेंट पोर्टल है, जो कोई भी अगर इलीगल साइट्स रहता है ना, इलीगल साइट्स, उसको गवर्नमेंट एजेंसी जो है ना वो ब्लॉक कर देगा, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स के थ्रू उसको ब्लॉक करेगा। और इसमें एक्स आर्ग्यू भी किया है, क्या आर्ग्यू किया है, आर्ग्यूमेंट क्या दिया है, तो ऑर्डर को वायलेट किया है, ऑर्डर वायलेशन, सुप्रीम कोर्ट एससी श्रेया सिंघल जजमेंट को, श्रेया सिंघल जजमेंट को, ठीक है। अब ये है क्या श्रेया सिंगल जजमेंट, तो इसमें देखिए हम बता दे रहे हैं क्या है, अगर जिस्ट में नहीं तो चलिए इसमें पूरा ही बता दे रहे हैं। तो श्रेया सिंगल जजमेंट में क्या होता है ना, ये सेक्शन 69A ऑफ द आईटी एक्ट, ठीक है, ऑफ द आईटी एक्ट को इसको अपहेल्ड कर दे रहा है, कौन, श्रेया सिंगल जजमेंट जो है ना, जजमेंट, ये अपहेल्ड कर दे रहा है। अब इसमें है क्या 69A में, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट अपहेल्डेड सेक्शन 69A, ठीक है। क्या बोल के अपहेल्ड किया है कि गवर्नमेंट जो है किसी भी साइट को ब्लॉक कर सकता है, ठीक है, कैन ब्लॉक ऑनलाइन कंटेंट इफ इट वायलेट्स आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2, ठीक है, जो कि 19 सब क्लॉज 2 में क्या दिया हुआ है, क्या है बताइए, 19 सब क्लॉज 2 में राइट या राइट ऑफ स्पीच, स्पीच, ठीक है। तो इसको जो है ना आर्टिकल सब क्लॉज 2 में रेस्ट्रिक्शंस के कारण जो है इसको ब्लॉक किया जा सकता है। उसके बाद फिर क्या है हम लोग का सेकंड पॉइंट में क्या बोला गया है, तो सेफ गार्ड कर रहा है ये, सेफ गार्ड सेक्शन 79 सब क्लॉज 3, ये 3 है, 79 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज बी, ठीक है। अच्छा, अब इसको क्या कर रहा है ये, सेफ गार्ड कर रहा है। अब इसमें है क्या, तो ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ये क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है किसको, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को, इम्यूनिटी टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, ओके। अब ऑनलाइन ये इम्यूनिटी किस मैंने किस में प्रोवाइड कर रहा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को, तो यूज़र कंटेंट पे, मतलब यूज़र जो अपना कोई भी कंटेंट अपलोड कर सकते हैं उसमें, ठीक है, 79 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज बी में ये मेंशन है, ठीक है, ओके। अब इसमें बस यही चीज़ है हम लोग का। लेकिन अच्छा, अब इसका कंक्लूज़न क्या आया था, तो देखिए इसमें क्या किया, कोर्ट का क्या ऑर्डर आया, कोर्ट ऑर्डर्ड सेक्शन 79 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज बी जो है ना, इसको क्या किया है, ये इफेक्टिव होगा कब, इफेक्टिव 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 कब होगा, जब कोर्ट ऑर्डर दे देगा, व्हेन कोर्ट ऑर्डर्स हैज़ बीन पास्ड टू दैट इफेक्ट, ठीक है, टू दैट इफेक्ट, और द गवर्नमेंट issues a notification stating that the content in the question, जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बता देना, क्वेश्चन इज रिलेटेड टू grounds provided in आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2, क्लियर हुआ, ठीक है। तो यही चीज़ है इसमें। अब इसमें की लेजिस्लेशंस क्या क्या है रेगुलेटिंग बिग बिग टेक कंपनीज का, की रेगुलेशंस, तो वो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला इंडिया में क्या क्या है,
इंडिया का की रेगुलेशंस, ठीक है। तो सबसे पहला तो हम लोग का डीपीडी है, डीपी है, ठीक है। ये क्या है? डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, ये 2025, ठीक है। इसमें क्या है, तो प्रोवाइड करता है ये, कोई भी डिजिटल पर्सनल डेटा है ना, उसको प्रोसेसिंग करने के लिए राइट ऑफ इंडिविजुअल चाहिए होगा, ठीक है, टू प्रोटेक्ट देयर पर्सनल डेटा। क्लियर हो गया? ये हम लोग का डीपी है 2025 में मैंशनड है। देन कम्स हम लोग का आईटी रूल्स 2021, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो सोशल मीडिया का जो भी लार्ज यूज़र बेसिस है ना इन इंडिया में, उसको सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएट मीडियरीज में उसको क्लासीफाई किया जाएगा, और मस्ट फॉलो एक्स्ट्रा रूल्स लाइक ट्रेसिंग द फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ मैसेजेस अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। क्लियर? देन कम्स हम लोग का थर्ड, ये हम लोग का 1 2 3, इसमें हम लोग का आता है कॉम्पिटिशन एक्ट 20, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, तो ये अनफेयर मीन्स को जो है ना, उसको प्रोटेक्ट करता है, अनफेयर मीन्स को या प्रैक्टिसेस को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, प्रैक्टिसेस को प्रोटेक्ट करता है। और ये हम लोग का जो है ना अमेंडमेंट इसमें कब हुआ है? 2023 में अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है, जिसमें हम लोग का पेनल्टीज़ को डाला गया है, जो भी अगर ग्लोबल टर्नओवर हो रहा है ना, तो उसमें पेनलाइज किया जाएगा 10%। कितना पेनल्टी कितना दिया जाएगा? तो 10% ऑफ एवरेज इनकम और टर्नओवर, ठीक है, टर्न ओवर। क्लियर? देन हम लोग का और आता है हम लोग का, हाँ एक और है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ठीक है। ये भी अब इसमें क्या करता है, तो ये कंपनीज को पेनलाइज करता है, कंज्यूमर है ना, तो क्या करेगा? पेनलाइजेस कंपनीज, ठीक है, फॉर मिसलीडिंग, कोई भी अगर कंपनी मिसलीड कर रहा है ना, तो उसमें ये पेनलाइज करेगा फॉर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स, ठीक है। एंड अनफेयर ट्रेड ऑफ प्रैक्टिसेस, वही कोई भी अगर अनफेयर ट्रेड ऑफ प्रैक्टिस कर रहा है तो उसको ये पिनलाइज करेगा कोई भी कंपनी। कौन सा? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। क्लियर? अब तो लास्ट हम लोग का आ जाता है सेक्शन 69A, इसका ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, तो ये अलाउ कर देता है गवर्नमेंट को कि कोई भी अगर पब्लिक एक्सेस हो रहा है ना इन्फॉर्मेशन थ्रू एनी कंप्यूटर रिसोर्सेज जो कि इंटरेस्ट के बाहर है, ठीक है, और जिससे इंडिया के डिफेंस को या इंटीग्रिटी को प्रॉब्लम करेगा, तो उसको ये गवर्नमेंट साइड से वो ब्लॉक कर सकता है, ठीक है, गवर्नमेंट अपने तरफ से ब्लॉक कर सकता है। क्लियर हो गया? तो ये सब था हम लोग का इंडिया में था, और ग्लोबली क्या है उतना देखने की जरूरत नहीं है, बस फिलहाल इतना ही रखिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का आ जाता है, देखिए, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, ठीक है, लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ कौन सा? इमिग्रेशन एंड फॉरेनर बिल। So the bill seeks to streamline various services related to immigration and foreigners, including their entry, ठीक है, जो हम लोग का इमिग्रेशन जो हो रहा है ना फॉरेनर्स का, वो कैसे एंट्री लेंगे, एग्जिट एंड स्टे इन द कंट्री, इस पे थोड़ा बहुत हम लोग का फॉरेनर बिल जो 2025 पास हुआ है। अब इसमें क्या क्या मेन की प्रोविजंस है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहला, तो जो बिल है ना वो रिपेल कर रहा है 4 प्रीवियस लॉज, ठीक है, रिपेल्स 4 एग्जिस्टिंग लॉज, ठीक है। अब ये एग्जिस्टिंग लॉज कौन कौन सा है? 4 एग्जिस्टिंग लॉज। तो सबसे पहला तो है हम लोग का ए, फॉरेनर्स एक्ट, ठीक है, ये हम लोग का आ जाइए 1946, हाँ 1946। देन हम लोग का पासपोर्ट एक्ट, जो कि हम लोग का 1920 का है ये, ठीक है। देन कम्स अपना रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स, ठीक है, तो समझ जाइए फॉरेनर्स एक्ट, ये हम लोग का 1939 का है, ठीक है। और देन हम लोग का और एक है हम लोग का इमिग्रेशन
इमिग्रेशन एक्ट 2000, ठीक है। ये चारों को जो है ना, सबसे पहला तो ये लॉ जो है हम लोग का, जो 2025 में इंट्रोड्यूस हुआ है लोकसभा में, ये इन चारों को पहले तो रिपेल कर रहा है, ठीक है, रिपेल्ड। उसके बाद क्या हो रहा है, तो और ये हम लोग का बेसिकली क्या करता है ना, कोई भी इमिग्रेशन हो रहा है फॉरेनर्स का, तो उसमें ये सब काम करता था। अब हम लोग का अगर देखा जाए तो इमिग्रेशन कैसे होता है वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला हम लोग का इमिग्रेशन का प्रोसेस क्या है वो एक बार देख लेते हैं। इमिग्रेशन प्रोसेस, तो कोई भी फॉरेनर है ना, सबसे पहला क्या कराता है, अपना रजिस्ट्रेशन कराता है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कराएगा, ठीक है। वो कोई भी इंडियन ओरिजिन का ही हो, ठीक है, वो भी, उनको भी पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। विजिटिंग इंडिया ऑन फॉलोइंग लॉन्ग टर्म वीज़ाज, ठीक है, लॉन्ग टर्म वीज़ाज लेके पहले इंडिया आके रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद फिर सेकंड आ जाता है हम लोग का वीज़ा का रेगुलेशंस चेक होता है, वीज़ा रेगुलेशन। और ये कौन करता है हम लोग का, BOI, BOI, BOI अब है क्या, तो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, ठीक है। ये हम लोग का कब सेट हुआ था, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, तो 1971 में सेट हुआ था, ठीक है। किसके अंडर में रहेगा ये, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। हाँ, और इसमें और ये भी मेंशन्ड है कि इलेक्ट्रॉनिक वीज़ाज भी इशू किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ाज भी इशू किया जा सकता है, क्लियर। देन इसके बाद हम लोग का फोर्थ प्रोसेस क्या रहता है हम लोग का, तो इमिग्रेशन होता है, इमिग्रेशन, ठीक है। और इमिग्रेशन एक्ट जो है ना 2000, इसके अंडर में हम लोग का सब चेक होता है। तो इसमें क्या होता है, जो भी पैसेंजर रिस्पॉन्सिबल रहता है ना, वो हम लोग का पासपोर्ट एक्ट वगैरह सब हम लोग का इसी के अंडर में आता है। उसके बाद हम लोग का फोर्थ क्या आ जाता है, सिटीजनशिप एक्ट, सिटीजनशिप एक्ट 1955। इसमें क्या है, तो इसमें रेगुलेट करता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है ना, सिटीजनशिप एक्ट 1955। ये हम लोग का रेगुलेट करता है कि कोई भी फॉरेनर का रजिस्ट्रेशन या कोई भी OCI हो गया ना, उनका रजिस्ट्रेशन हम लोग का इंडिया में कैसे होगा, तो वो सब हम लोग का इसमें है, ठीक है। ये इमिग्रेशन से रिलेटेड जो प्रोसेस है, लॉज है, वो सब बेसिकली ये सब गवर्न करता है, क्लियर। अब ये जो बिल पास हुआ है ना, इसका हम लोग एक बार वो देख लेते हैं, जिस देख लेते हैं कि इसमें है क्या बेसिकली। तो सबसे पहला तो आ जाइए आपका ग्राउंड फॉर डिनाइंग एंट्री और स्टे, ठीक है। किस ग्राउंड पे कोई भी फॉरेनर को ना एंट्री दिया जाएगा और रहने के लिए, इंडिया में रहने के लिए परमिशन दिया जाएगा, वो हम लोग का इसमें बिल में मेंशन्ड है बेसिकली, ठीक है। तो फॉरेनर कैन बी डिनाइड, कभी भी फॉरेनर को डिनाई किया जा सकता है एंट्री इंडिया में, अगर वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट रहे, पब्लिक हेल्थ या फॉरेन रिलेशंस के लिए अगर रहेगा ना, तो उसको डिनाई किया जा सकता है कोई भी फॉरेनर्स को, ठीक है। सेकेंड प्रोविज़न इसमें क्या मेंशन्ड है, तो फॉरेनर्स का ट्रैकिंग होगा, ठीक है, ट्रैकिंग ऑफ फॉरेनर्स, ठीक है। तो जो भी एजुकेशनल इस्टेब्लिशमेंट है ना, हॉस्पिटल्स या नर्सिंग होम, ठीक है, वो सबको फॉरेनर नेशनल अथॉरिटीज़ से हम लोग का, इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ से ना टाई अप रहेगा, और अगर कहीं भी ये लोग जाता है ना, तो उसको ट्रैकिंग मैंने ट्रैक पे रखा जाएगा फॉरेनर्स को, ठीक है। उसके बाद हम लोग का पेनल्टीज़ भी इसमें दिया गया है, मतलब कि हम लोग का पेनल प्रोविजंस भी है, प्रोविजंस। पेनल्टी कितना हो सकता है या क्या होगा, तो 5 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, 5 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। और अरे यार इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, और ₹5 लाख का फाइन देना पड़ेगा, ठीक है, फॉर एंटरिंग इंडिया, अगर वो इंडिया में एंट्री ले रहे हैं विदाउट एनी वैलिड वीज़ा या वैलिड डॉक्यूमेंट, ठीक है। अगर कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं रहता ना, तो उनको 5 years का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है या 5 लाख तक का फाइन देना पड़ेगा उनको, ठीक है। तो ये इसमें मेंशन है। देन हम लोग का ये थर्ड में क्या है, तो स्टैंडिंग कमेटी ऑन रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज रिपोर्ट। इसमें क्या है, तो कमेटी इन इट्स रिपोर्ट पॉइंट्स आउट दैट देयर इज़ अ नॉमिनल इंक्रीज इन द बजट एस्टिमेट्स, ठीक है, इंक्रीज हुआ बजट एस्टिमेट्स में
एलोकेशन फॉर 2025 26 कंपेयर टू 24 25, ठीक है। तो इस सीज़न में जो है ना हम लोग का नॉमिनल इंक्रीज़ देखा गया बजट एस्टीमेट में। अब ये बजट एस्टीमेट में बेसिकली क्या-क्या, अच्छा, और ये भी हम लोग का रूरल डेवलपमेंट में और पंचायती राज में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बजट एलोकेशंस कैसे होता है। बजट एलोकेशंस, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या होता है हम लोग का जो बजट एस्टीमेट है ना, वो कंटिन्यूस ट्रेंड शो करता है, ठीक है, कोई भी रिवाइज एस्टीमेट के अलग माने हिसाब से। और इसको ऑब्जर्व किया जाता है क्योंकि ये डिमांड ड्रिवन नेचर का रहता है, ठीक है, डिमांड ड्रिवन नेचर का रहता है। और इसको ठीक करने के लिए ना क्या किया जा रहा है, तो स्टेट को सबमिट करना पड़ेगा कि उनका डिमांड फंड कितना है ऑन टाइम एंड फुल्ली यूटिलाइज दी एलोकेटेड बजट, ठीक है। और जो भी एलोकेटेड बजट उनको बजट इससे पहले वाले सेशन में दिया गया होगा ना, उसको पूरा उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। फिर अब इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा स्कीम का। तो सबसे पहला आ जाइए हम लोग का पेसा एक्ट। पेसा एक्ट क्या हो जाएगा हम लोग का, पंचायत पंचायत एक्सटेंशन टू दी पेसा स्केड्यूल्ड एरियाज, ठीक है। पंचायत एक्सटेंड किया जाएगा कहाँ तक, स्केड्यूल एरियाज तक। इस एक्ट में बेसिकली यही मेंशन्ड है, 1996 का है ये, ठीक है। तो इसमें जो है ना इफेक्टिव कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं देखने को मिला है इन दी पंचायत एक्सटेंशन पेसा एक्ट में। और इसका मेन फोकस रहेगा कि हम लोग का कैपेसिटी बिल्डिंग कराया जाए ताकि हम लोग का अच्छा टीम वर्क हो और सही से मॉनिटरिंग किया जा सके, ठीक है। देन हम लोग का ये तो पहला था। दूसरा क्या हो जाएगा हम लोग का, तो रिवैम्ड, ठीक है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, ठीक है। अब इसमें बेसिकली क्या है ना, तो हम लोग का टोटल 34 स्टेट्स हैं एंड यूटीज, ठीक है। इसमें से टोटल हम लोग का ना 14 को है कोई भी फंड नहीं मिला है। सोचिए 14 स्टेट्स को या यूटीज मैंने टोटल मिला के कोई भी 2024 5 के उसमें सेशन में ना फंड एकदम नहीं मिला, नो फंड मिला ही नहीं है, ठीक है। सोचिए। और इसको हम लोग को ठीक करने के लिए मेज़र क्या लेना पड़ेगा, तो हम लोग को सबसे पहले तो डॉक्यूमेंटेशन कराना पड़ेगा कि जितना भी फंड रिलीज़ हो रहा है ना, तो वो हर एक कितना भी जो भी स्टेट या यूटी में अगर जाने का है तो उसको इक्वली अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन वो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। क्लियर। देन कम्स हम लोग का थर्ड में आ जाइए, सर्वे किया जाए, ठीक है, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, ठीक है। इसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है, स्वामित्व स्कीम, SV, ठीक है, AMITVA, स्वामित्व स्कीम। क्लियर हुआ। तो अब इसमें क्या हो रहा है ना, बेसिकली जो भी फिजिकल टारगेट है ना उसको मिनिस्ट्री अभी तक अचीव नहीं कर पाया है। और बिहार में बेसिकली बिहार में ना, बिहार में तो ये अभी तक स्वामित्व स्कीम स्टार्ट भी नहीं हुआ है, ठीक है। और इसमें हम लोग को अब इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो एक्शन प्लान जो है ना, कॉन्क्रीट एक्शन प्लान हम लोग को कॉन्क्रीट वे में इम्प्लीमेंटेशन में लाना पड़ेगा ताकि जो भी रियलिस्टिक टारगेट है ना उसको अचीव किया जा सके, रियलिस्टिक टारगेट्स को अचीव किया जा सके। क्लियर। ओके, इसके बाद हम लोग का, हाँ,
और देखिए इसमें हम लोग और क्या क्या बोल सकते हैं, तो हाँ, मैन पावर। मैन पावर का बहुत ही ज़्यादा इसमें ज़रूरत है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है ना, हम लोग का जो सपोर्ट स्टाफ है ना, सपोर्टिव स्टाफ का कमी हो रहा है। ठीक है, सपोर्टिव स्टाफ का कमी हो रहा है। तो अब इसको फुलफ़िल करने के लिए क्या किया जाएगा, तो डिजिटल गवर्नेंस इनिशिएटिव को लाना पड़ेगा, जिससे कि हम लोग का वर्कलोड कम पड़े। ठीक है, जो फिज़िकली रजिस्टर वगैरह मेंटेन करना पड़ता है ना, उसको अगर डिजिटली कर दिया जाए तो हम लोग का मैन पावर भी यहाँ पे हम लोग का रेगुलेट हो जाएगा। देन जो टाइप्स ऑफ ग्रांट है उस पे चेक लाना पड़ेगा, टाइप्स ऑफ ग्रांट्स। ठीक है, अब ये है क्या, तो बेसिकली देखिए हम लोग का जो टाइड ग्रांट्स रहता है ना, टाइड ग्रांट्स जो कि 60% का एलोकेशन है ऑफ एलोकेशन। ठीक है, वो से रिस्ट्रिक्टेड है, और जो 40% है उसी को लोकल यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, एलोकेशंस लिख दे रहे हैं आर रिस्ट्रिक्टेड, और जो बचा हुआ 40% है ना, उसी को यूज़ किया जा रहा है फॉर लोकल मीन्स। मैं माउस ठीक कराना पड़ेगा, ये जो है ना यहाँ से छूट जा रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक है, अब इसको, ये हो गया। देन कम्स हम लोग का पंचायत इलेक्शन। पंचायत इलेक्शंस। ठीक है, अब इसमें क्या है, तो हम लोग का जो भी पंचायत इलेक्शंस है ना, वो डिले हो जा रहा है। तो इसको हम लोग को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इलेक्शंस जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में था ना, अमेंडमेंट में लाया गया था, तो उसको कंडक्ट अच्छे से कराना पड़ेगा। ठीक है, और जो रेवेन्यू जनरेशन है, रेवेन्यू जनरेशन एंड कलेक्शन, इसको रेवेन्यू जनरेशन एंड कलेक्शन को अच्छे से हम लोग को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट कम्स अपना देखिए डेडिकेटेड सेल फॉर मर्सी पिटिशनर्स। ठीक है, जो भी मर्सी पिटिशनर्स रहते हैं ना, उनके लिए अलग से डेडिकेटेड सेल्स बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र हैज़ established a dedicated cell under the additional secretary home to expedite processing of mercy petitioners for death row convicts। ठीक है, अब ये है क्या, तो देखिए ये हम लोग का सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव दिए हैं, कब, 2024 में। ठीक है, किनको दिए हैं, तो टू ऑल स्टेट्स, टू ऑल स्टेट्स या यूटीज। ठीक है, किस लिए, टू क्रिएट अ डेडिकेटेड सेल, किसके लिए, मर्सी पिटिशनर्स के लिए। ठीक है, अब मर्सी पिटिशनर्स होते कौन है, वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। मर्सी पिटिशनर्स। ठीक है, तो ये वो होते हैं जो प्रेसिडेंट और गवर्नर से ना लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिजॉर्ट के थ्रू मर्सी मांगते हैं। ठीक है, जो कि उनका कोई भी अगर सेंटेंस, जैसे सेंटेंस टू डेथ रहता है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट रहता है ना, तो वो सिर्फ ये इसको क्या बोलते हैं, माफ़ करने के लिए ना सिर्फ दो जन के पास ही पावर रहता है। किनके पास, एक हमारे प्रेसिडेंट के पास, ठीक है, और एक गवर्नर के पास। ठीक है, उसके बाद देखिए मर्सी जो प्ली है ना, ये डिस्क्रिशनरी एक्ट है और ये लीगल राइट नहीं है। याद रखिए, डिस्क्रिशनरी मतलब क्या होता है, जो एक्सेप्शन के फॉर्म में किसी को दिया जाता है। ठीक है, और मर्सी जो है ये क्लीमेंसी पावर, हाँ ये याद रखिए, ये टर्म भूल रहा था, क्लीमेंसी पावर के थ्रू जो है ना मर्सी पिटिशन दिया जाता है। ठीक है, और क्लीमेंसी पावर क्या हो गया, पार्डनिंग पावर बेसिकली, पार्डनिंग पावर। और पार्डनिंग पावर किन के पास रहता है, या तो हमारे प्रेसिडेंट के पास या हमारे गवर्नर, जो स्टेट के गवर्नर रहते हैं ना, उनके पास। ठीक है, अब आइए पार्डनिंग पावर के बारे में एक बार देख लेते हैं। पार्डनिंग पावर जो भी बोले ना, तो पार्डनिंग पावर आ जाइए, प्रेसिडेंट का जो है ना, पार्डनिंग प्रेसिडेंट का पार्डनिंग पावर कौन सा आर्टिकल में मेंशन्ड है, तो आर्टिकल 72 में मेंशन्ड है। क्लियर, अब देखिए पार्डनिंग पावर जो है ना, इसमें हम लोग का बेसिकली 5 पार्डनिंग रहता है, मैंने 5 तरीके से प्रेसिडेंट जो है माफ़ कर सकते हैं। क्या रहता है, एक तो होता है पार्डन। ठीक है, इसमें पूरा ही कंप्लीट डिजॉल्व, डिजॉल्व नहीं, एब्सोल्यूशन ऑफ पनिशमेंट लिख लीजिए, एब्सोल्यूशन ऑफ पनिशमेंट। ठीक है, पहला पार्डन होता है। दूसरा आता है हम लोग का रेस्पाइट,
ठीक है। डिस्पाइट में क्या होता है हम लोग का, तो जो भी पनिशमेंट दिया जाता है ना उसको कम कर दिया जाता है, ठीक है। लेसर पनिशमेंट, पूरा माफ़ नहीं किया जाता है, पनिशमेंट को कम कर दिया जाता है, ठीक है। और ये एक अलग मने सबके लिए नहीं होता ये, जैसे कि अगर कोई डिसेबिलिटी है किसी को, या कोई लेडी को अगर कोई उम्र कैद दे दिया गया है, तो और वो लेडी अगर प्रेग्नेंट है, देन हम लोग का उस केस में रिस्पाइट देखने को मिलता है, ठीक है। देन कम्स अपना रिप्राइव, ठीक है। रिप्राइव में क्या होता है, तो इसमें रिप्राइव टेम्पररी स्टे, टेम्पररी स्टे लगा दिया जाता है पनिशमेंट पे, ठीक है। और इससे क्या होता है ना, तो जो भी कल्प्रिट रहते हैं उनको टाइम मिल जाता है अपील करने के लिए, एक्स्ट्रा टाइम फॉर अपील, ठीक है। देन कम्स अपना रिमाइट, इसमें क्या होता है, तो जो भी जैसे सपोज अगर किसी को उम्र कैद दिया गया है ना, तो उम्र कैद में जो भी जो सज़ा रहेगा, सपोज 10 साल का किसी को, या 18 साल बेसिकली होता है, तो अगर ये है ना, तो रहेगा उम्र कैदी, लेकिन इसमें से 2 साल रिड्यूस कर दिया जाएगा, ठीक है। मतलब जो सज़ा का नेचर है वो सेम रहेगा, बस उसका ड्यूरेशन को कम कर दिया जाएगा, ठीक है। उसको रिमिट बोलते हैं। देन फिफ्थ में हम लोग का आ जाता है क्या, कम्यूट। कम्यूट में क्या होता है, तो पनिशमेंट को जो है ना उसको रिप्लेस करके लोअर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट दिया जाता है, जैसे किसी को अगर डेथ सेंटेंस दिया गया है, ठीक है, तो उसको जो प्रेसिडेंट है ना वो क्या करेंगे, कम्यूट करके उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर देंगे। क्लियर हुआ ये, तो ये पांच टाइप का पार्डन कर सकते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। और प्रेसिडेंट का किसमें रहता है, ये आर्टिकल 72 में मेंशन रहता है, ठीक है। और प्रेसिडेंट जो है ना, हम लोग का जो भी पावर है वो हम लोग का कोर्ट मार्शल, जो भी केस होता है ना, कोर्ट मार्शल किनका होता है, कोई भी हम लोग का आर्मी ऑफिशियल रहते हैं उनका कोर्ट मार्शल होता है, या कोई भी यूनियन लॉ रहता है या डेथ सेंटेंस रहता है ना, ये सब हम लोग प्रेसिडेंट कर सकते हैं, बट गवर्नर नहीं करते हैं, ठीक है। अब अगर बोला जाए तो गवर्नर्स पार्डनिंग पावर, गवर्नर्स का पार्डनिंग पावर क्या है, कौन से आर्टिकल में मेंशन है, तो आर्टिकल 121 नहीं 161 में, सॉरी 161 में, ठीक है, मेंशन है ये। और लेकिन गवर्नमेंट का एक यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है कि गवर्नमेंट जो है ना, कोई भी अगर डेथ सेंटेंस है, ठीक है, या कोर्ट मार्शल है, उसको वो कम नहीं कर सकते हैं, गवर्नमेंट गवर्नर्स का ये एक रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। उसके बाद और एक चीज़ याद रखिएगा, प्रेसिडेंट, प्रेसी हम लिख रहे हैं सिर्फ, ठीक है, एंड गवर्नर, ये जो है ना इंडिपेंडेंटली एक्ट करेंगे, मतलब कोई भी गवर्नमेंट का एडवाइस इसमें काम नहीं करेगा, ठीक है। और ये कौन से केस में आया था, ये केसेस, क्योंकि अभी यूपीएससी में नया ट्रेंड आ गया केसेस के बारे में पूछता है, तो ये याद रखिएगा, मारू राम केस 1980 में, ठीक है। इस जजमेंट के थ्रू ये बोला गया था कि कोई प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है ना, कोई पार्डनिंग पावर में ये इंडिविजुअली उनका राइट रहेगा या इंडिविजुअल पावर रहेगा कि वो अपने से सब कुछ मैनेज करे, और कोई भी गवर्नमेंट का उसमें उन पे एडवाइस काम नहीं करेगा, ठीक है। देन कम्स अपना सांसद भाषणी इनिशिएटिव, ये क्या है, तो लोकसभा एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी agreed to develop the सांसद भाषणी initiative for AI powered multilingual parliamentary operations, ठीक है। अब ये बेसिकली है क्या, तो आज ही हम लोग का भाषणी के बारे में देख लेते हैं। हम्म, इनका मेन एम अगर बोला जाए ना, एम क्या है भाषणी का, तो एआई को, ठीक है, जो हम लोग का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना उसको इन्हांस करना है, किस लिए, फॉर मल्टीलिंगुअल सपोर्ट, मल्टीलिंगुअल सपोर्ट, ठीक है। और हाँ, और जो कोई भी पार्लियामेंट में जो भी एक्शंस वगैरह होते हैं, जो भी जजमेंट वगैरह है, जो भी डिस्कशंस वगैरह होता है ना, वो मल्टीपल लैंग्वेजेस में उसमें, जैसे कि बंगाली, ठीक है, मैथिली, ठीक है, देन इंग्लिश, गुजराती, सब 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 जितना भी लैंग्वेज है ना हम लोग का, गुजराती, इंडियन लैंग्वेजेस, तो उसमें हम लोग का ट्रांसलेट
किया करेगा ये भाषिनी, ठीक है। देन ये भाषिनी है क्या, तो ये हम लोग का एक एआई पावर्ड भाषिनी एक्चुअल में है क्या ये, तो ये एक एआई पावर्ड टूल है हम लोग का, एआई पावर्ड टूल नहीं बोलेंगे, प्लेटफॉर्म बोल देते, ठीक है। एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म है जो कौन किया है भाई, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके बाद आइए और इसमें, हाँ, और एक चीज़ इसमें ना, एक एआई पावर्ड चैट बॉक्स भी रहेगा, एआई पावर्ड चैट बॉक्स, ठीक है, फॉर पार्लियामेंट वेबसाइट। क्लियर हो गया, वेबसाइट, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग आइए नेक्स्ट क्या देखिए, फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच इंडेक्स 2025। इसमें क्या है, तो न्यू ग्लोबल सर्वे बाय द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच रैंक्स इंडिया 24th आउट ऑफ 33 कंट्रीज फॉर फ्री स्पीच सपोर्ट। अब यह है क्या, तो हम लोग का देख लेते हैं। तो सबसे पहला फ्री स्पीच है क्या, तो देखिए, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है ना, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, कौन कौन से कंट्रीज़ को स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ बोला जाता है, तो आइए, नॉर्वे, देन डेनमार्क एंड, ठीक है, स्वीडन। ये ना एक्चुअली माउस से टाइप कर रहे हैं, ये जो भी एनोटेशन हो रहा है माउस से हो रहा है, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा बियर कर लीजिएगा, राइटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। और ये हो गया हम लोग का स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। और समझिए हम लोग का हाँ, दो डेमोक्रेटिक बैक स्लाइडर्स बोला जाता है, बैक स्लाइडर्स। अब ये है क्या, बैक स्लाइडर्स हम लोग कौन सा कंट्री है, तो हंगरी, ये लिख दे रहे हैं, हंगरी, और एक क्या था, वेनेजुएला एंड वेनेजुएला, ठीक है। ये क्या किया गया, मैंने ये जो हम लोग का ये 1 2 3 4 5, ये जो 5 कंट्रीज है ना, ये सबसे हाईएस्ट लेवल, ठीक है, ये क्या शो किया है, हाईएस्ट लेवल ऑफ सपोर्ट फॉर फ्री स्पीच, ठीक है। और हम लोग का कौन कौन से कंट्रीज़ में जो ये सपोर्ट है ना वो डिक्लाइन हो रहा है, तो डिक्लाइनिंग कंट्रीज़ देख लेते हैं एक बार हम लोग, डिक्लाइनिंग कंट्रीज़ कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हम लोग का जापान, ठीक है, देन यूएस, इज़राइल, हाँ बस यही तीन है, ठीक है। ये सिग्निफिकेंट ड्रॉप देखें हम लोग का, जो सपोर्ट ऑफ फ्री स्पीच है ना, 2021 से इनका बेसिकली ना पूरा ड्रॉप देखने को मिल रहा है ये तीनों कंट्रीज़ में। अब हम लोग का जो ट्रेडिशनल मीडिया है या सोशल मीडिया है ना, और एआई कंटेंट जनरेटर है, ये हम लोग का मेन रोल प्ले करते हैं। रोल प्लेयर्स कौन कौन हो गए इसमें, तो हम लोग का एआई, ठीक है, और सोशल मीडिया, ठीक है, और ट्रेडिशनल मीडिया, ट्रेडिशनल मीडिया, ये लोग जो है मेन रोल प्ले करते हैं हम लोग का जो भी फ्री स्पीच है ना उसको शेप करने में या पब्लिक करेज देने में, और जो भी कोई कंसर्न है ना उसको रेज करने में हम लोग का ये सब, ये तीनों जो है स्पेशल रोल प्ले करते हैं, ठीक है।